Hello students, in this audio video let us discuss the topic demographic conditions of in India on the eve of independence। मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ 200 साल अंग्रेज हम पर शासन कर चुके थे ऑलमोस्ट। और वो जब तक भारत में रहे तब तक भारतीयों को ऐसा कहा भाई आप तो सब नहीं हो, आप कल्चर्ड नहीं हो, आप जंगली हो, हम ही लोग सब हैं, कल्चर्ड है। तो 200 साल अगर एक सभ्य कल्चर्ड लोग हमारे ऊपर शासन किए तो क्या सभ्यता उन्होंने अच्छी की, व्हाट दे डिड गुड टू इंडिया। चलिए देखते हैं क्या है डेमोग्राफिक कंडीशन। हाई बर्थ एंड हाई डेथ रेट इम्प्लाइड लो सर्वाइवल रेट विच वॉज नियरली 8 per 1000 पर एनम। बता रहे कि देखिए जब देश आज़ाद हुआ था उस समय मोटा मोटी जन्म दर काफ़ी ज़्यादा था यूजुअली, ठीक है, बट हाई डेथ रेट क्यों था? इसका मतलब है कि इंडिया में जो हेल्थ मेजरीज थे उसके ऊपर गवर्नमेंट ढंग से काम नहीं करी थी। उसने उतने ही हॉस्पिटल खोले जिससे कि उसके मिलिट्री के, उसके ब्रिटिश स्टाफ का इलाज हो सके, या भारत के वो लोग जो रईस लोग जो उनके चमचे थे उनको फेवर करते थे, उनको मदद करते थे, उनका इलाज हो सके। आम जनता के लिए कोई मेडिकल फैसिलिटीज़, मेडिकल अम्यूनिटीज़ समय के साथ नहीं उपलब्ध हुई। और यहाँ लिख रहा है कि सर्वाइवल रेट जो था कि हर साल जो बच्चे जन्मते थे तो 8 per 1000, मतलब सोचिए 1000 बच्चों में से 8 बच्चे साल में बचते थे, और यानी 992 बच्चे डेथ कर जाते थे। तो व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ हेल्थ ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा ऑफ इंडिया इन इंडिया। सेकेंड पॉइंट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी was as low as 32 years, which shows the lack of healthcare facilities, lack of awareness as well as lack of means of for healthcare। देखो यानी एक व्यक्ति अगर जिंदा रहता था, बच गया अगर वो, तो एवरेज लाइफ 32 ईयर्स हुआ करते थे। अब सोचिए व्यक्ति जन्म लिया और मोस्टली 32 ईयर्स होते होते डेथ कर जाएगा। तो आप सब बताइए कि हेल्थ का क्या कंडीशंस था ब्रिटिश एरा में, ब्रिटिश लोगों के द्वारा। ये आप समझ सकते हैं कि कितने ब्रिटिश कल्चर्ड थे, सिविलाइज थे, और वो कितना हमारे अच्छे हितैषी थे। लिटरेसी रेट वाज एज लो एज 16%, और जो शिक्षा का दर था भारत में वो करीब 16 था प्रति 100 में, यानी 100 में से हर 16 लोग ही पढ़े लिखे होते थे, विच रिफ्लेक्ट्स द सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ द कंट्री। इसलिए भारत सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र पर पिछड़ा हुआ था। आप बोलोगे कि भारतीय लोग क्यों नहीं पढ़ते थे, आपको बता रहे 1000 साल पहले करीब इस्लामिक इन्वेजन हुआ, तो भारत का जो गुरुकुल सिस्टम था या जो हर लोकल स्थानीय स्तर पर पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को मुगलों ने चौपट किया, डैमेज किया, और उसके बदले में मदरसा सिस्टम को बूस्टअप किया था। तो मदरसा में जाने से बचने के लिए कि मदरसा में हमको नहीं पढ़ना है क्योंकि वहाँ इस्लामिक एजुकेशन पढ़ाया जाता है, लोगों ने एजुकेशन लेना ही बंद कर दिया, और मदरसा में जाने वाले को धीरे धीरे फोर्स करके इस्लाम में कन्वर्सन होने के लिए फोर्स किया जाता था, कंपेल किया जाता था। कुछ ही लोग होते थे कि मदरसा में ही पढ़ करके अपने हिंदुत्व को बचा पाते थे, जैसे कि मुंशी प्रेमचंद एक्सेट्रा में एग्जाम्पल के तौर पर बोला। तो और फिर जब ब्रिटिश लोग आए तो वो इस्लामिक लोग सिस्टम का जो मदरसा सिस्टम था उसको भी वो डैमेज करके अपना क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स खोले, और उसमें ही लोगों को पढ़ने के लिए कंपेल किया। और वो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल हर जगह नहीं थे, वहाँ पे भी पढ़ने वालों को धीरे धीरे क्रिश्चियंस बनने पे मजबूर किया जाता था। तो भारतीय लोग धीरे धीरे अपने आप को, अपने सिस्टम को बचा के रखने के लिए, अपने कल्चर को बचा के रखने के लिए एक तरह से ये जो रिटन एजुकेशन होता है उसको अवॉइड किया, बट मोरल एजुकेशन जारी रहा। अब है नीचे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। एग्रीकल्चर वॉज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन एंड अबाउट 72.7% of the working population was engaged in agriculture।
खेती उस समय लोगों की आमदनी का मुख्य स्रोत था, एक तरह से कह सकते हैं कि मुख्य ऑक्यूपेशन था, रोजगार था। और करीब 72.7 यानी 72.7 यानी करीब 73% लोग खेती के काम में लगे हुए थे। ओनली 10.1% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन वर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और पूरे देश की आबादी का वर्किंग पॉपुलेशन का 10.1% पॉपुलेशन वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वॉल्व थे, यानी जो भी थोड़े बहुत मैन्युफैक्चरिंग के काम होते थे वहाँ पे वो जॉब करते थे। विच शोड द बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इससे पता चलता है कि भारत में इंडस्ट्री का क्या बुरा हालत था। ओनली 17.2% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन were engaged in the service sector, which also proved the slow growth of tertiary sector at the time of independence। और पूरी वर्किंग पॉपुलेशन का काम करने वाली आबादी का 17.2% यानी ऑलमोस्ट 17% जो आबादी था वो सेवा क्षेत्र में काम करते थे। और इसका मतलब था कि उस समय जो टर्सरी सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, तो टर्सरी सेक्टर में भी भारत का काफ़ी स्लो ग्रोथ था। देयर वॉज एन अनबैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी जब देश आज़ाद हो रहा था तो देश का जो डेवलपमेंट था बड़ा ही असंतुलित तरीके से अंग्रेज लोगों के द्वारा किया जा रहा था। अब हम समझ सकते हैं कि ब्रिटिशर्स हमारे कितने अच्छे हितैषी थे, क्योंकि कुछ लोग का अभी भी मानना है कि अगर ब्रिटिशर्स नहीं आते तो हमारे पास हावड़ा ब्रिज नहीं होता, हमारे पास ट्रेन नहीं होता। ऐसा कभी नहीं सोचते हैं, क्योंकि जब भी कोई बिजनेसमैन कोई गुड्स इन्वेंट करता है ना, तो वो उसमें अचार डालने के लिए नहीं इन्वेंट करता है, वो इसलिए इन्वेंट करता है कि हम अपने गुड्स दुनिया भर में बेच करके पैसा कमा सके। ओके, इसको समझिए। फिर नेक्स्ट ऑडियो वीडियो में ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ये तो मैं डिस्कशन कर ही दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर को कर ही देता हूँ क्योंकि छोटा पॉइंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है ढांचा, जैसे कि बैंकिंग, रोडवेज, रेलवेज एक्सेट्रा, इस सब का कम्युनिकेशन सिस्टम सबका क्या स्थिति था जब देश आज़ाद हुआ। उस समय ब्रिटिश लोगों की कृपा हम पर कितनी थी। देयर वॉज सम इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश इन द एरिया ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। भारत में आप जब देखोगे कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए थे। क्या? ट्रांसपोर्ट सेक्टर में रेलवे लाइन बिछी थी और ये पक्की सड़क बनी थी, और कम्युनिकेशन सिस्टम यानी कि टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन सिस्टम भी था। आप बोलोगे कि ये करके उन्होंने हमारे ऊपर फेवर किया? बिल्कुल नहीं जी। उन्होंने वो रेलवे इसलिए लाए कि भारत के कोने कोने से रॉ मटेरियल्स को कैसे सीपोर्ट तक पहुंचाया जाए, और फिर ब्रिटेन से बने हुए गुड्स को कैसे सीपोर्ट से देश के कोने कोने में पहुंचाया जाए। और फिर दूसरा मकसद ये भी था कि मिलिट्री को कहीं पे अगर रिवोल्ट हो ब्रिटिशर्स के खिलाफ तो उसको क्रश करने के लिए तुरंत सेना कैसे भेजा जाए, ये उनका असली मकसद था। इस मजबूरी में वो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप कर पाया। और कम्युनिकेशन सिस्टम क्या था कि कहीं पे कोई रिवोल्ट हो रहा है, किसी ब्रिटिश कमांडेंट पे अटैक हो गया है, लोगों ने विद्रोह कर दिया, तो उसका तुरंत सूचना कैसे मिलेगा। तो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन का इसलिए उन्होंने यहाँ पर इंस्टॉलेशन किया। सेकेंड पॉइंट, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज वॉज अ मेजर ब्रेक थ्रू फॉलोड बाय द डेवलपमेंट ऑफ सम पोर्ट्स एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ सम रोड्स। वही बता रहा कि रेलवे एक अच्छा डेवलपमेंट था अगर उसको पॉजिटिव रूप में ले तो। इसके अलावा कुछ पोर्ट्स, बंदरगाह का भी निर्माण हुआ। क्यों हुआ अभी मैं आपको बताया कि रॉ मटेरियल यहाँ से ले जाना है और वहाँ के फिनिश्ड गुड्स को यहाँ ले आना है। बट द मेन मोटिव ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज टू फास्टर द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट रादर दैन टू एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये जो भी यहाँ पे वो रोडवेज, रेलवेज, कम्युनिकेशन सिस्टम, पोर्ट एक्सेट्रा को बूस्टअप कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं समझना है कि वो आपका भला चाह रहे थे। वो यहाँ से कच्चा माल धराधर अपने देश ब्रिटेन ले जाना चाह रहे थे, और वहाँ से जो सरप्लस प्रोड्यूस्ड गुड्स है, फिनिश्ड गुड्स, उसको भारत में लाकर गांव-गांव तक बेचना चाहते थे। और धीरे धीरे भारत का जो कॉटेज इंडस्ट्री था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज था,
गांव गांव जो उद्योग था उसको चौपट करना चाहते थे, उसके बदले में वो मशीन मेड गुड्स को रिप्लेस करना चाहते थे, अपना मार्केट वो खड़ा करना चाहते थे। देयर वॉज ट्रांजिशन फ्रॉम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज टू मोनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। हाँ, और समाज धीरे धीरे मोनेटरी सिस्टम आ गया था, रुपया या कॉइन्स के बदले में लोग एक्सचेंज करते थे, तो बार्टर सिस्टम से मोनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में ट्रांजिशन समाज में हो रहा था, विच फैसिलिटेटेड डिवीजन ऑफ लेबर एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इससे लोग धीरे धीरे सभी तरह का काम करने लगे, और ये एक तरह से भविष्य के लिए एक रास्ता तैयार हुआ कि बड़े बड़े स्केल पे कुछ लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर्स को शॉर्ट में डिस्कशंस किया। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी टॉपिक इन दिस चैप्टर, यू कैन call me on my number 9333124957. I will elaborate them, and